हेलो दोस्तों, वेलकम टू द शाइनिंग ब्रेन। आज हम चैप्टर नंबर 1 पॉलिटी पढ़ने जा रहे हैं। यह चैप्टर महेश कुमार बरनवाल सर की बुक से लिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है भारत का संवैधानिक विकास। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन वह वैधानिक दस्तावेज है जिसमें शासन के उन मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है जिसके अनुरूप किसी भी देश या राज्य के शासन का संचालन किया जाता है। किसी भी देश के संविधान से शासन के मूलभूत आदर्शों का संकेत मिलता है। साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि सरकार के विभिन्न अंग किस प्रकार से कार्य करेंगे तथा उनके बीच किस प्रकार का अंतर संबंध व शक्ति संतुलन होगा। संविधान सरकार के साथ जनता के संबंधों का भी निर्धारण करता है। इनके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी ढांचा भी निर्धारित होता है जिसके अंतर्गत जनता शासित होती है। किसी राष्ट्र के संविधान में निहित दर्शन यह निर्धारित करता है कि वहाँ किस प्रकार की सरकार है। संविधान संबंधित राष्ट्र के शासन के दर्शन की रूपरेखा तैयार करता है। संविधान को देश की आधारभूत विधि फंडामेंटल लॉ भी कहा जा सकता है, जो जनता के विश्वास व उनकी आकांक्षाओं को प्रतिबंधित करता है। संविधान संबंध देश के नागरिकों के लिए कुछ अधिकार सुनिश्चित करता है, साथ ही उनके कर्तव्यों को भी परिभाषित करता है। भारत का संवैधानिक विकास भारतीय संवैधानिक व्यवस्था का निर्माण किसी निश्चित समय पर नहीं हुआ, वरन यह क्रमिक विकास का परिणाम है जो ब्रिटिश शासन के दौरान धीमी गति से हुआ। भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास। दो, ब्रिटिश की सरकार क्राउन के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास। भारत का संवैधानिक विकास। एक, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। दो, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आने वाले रेगुलेटिंग एक्ट। पहला, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। महारानी एलिजाबेथ प्रथम, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। कंपनी, जिसके कार्य अभी तक मात्र व्यापारिक उद्देश्यों तक ही सीमित थे, उसने 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए। इसके साथ ही भारत में कंपनी की क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। जिस समय तक 1858 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा, ब्रिटेन की संसद विभिन्न अवसरों पर अनेक कानून अथवा आदेश पत्र, कंपनीज चार्टर जारी करके कंपनी के शासन पर नियंत्रण रखती रही। इन्हीं कानूनों ने धीरे धीरे भारत में संवैधानिक विकास का पृष्ठभूमि तैयार की। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट का भारत के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। इस अधिनियम के माध्यम से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गोपनीय समिति की सिफारिश पर 1773 ईस्वी में पारित एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की संज्ञा दी गई। इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों का शासन मात्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों का निजी मामला नहीं माना जा सकता है।
ब्रिटिश संसद को इस संदर्भ में आवश्यक कानून बनाने एवं निर्देश देने का पूरा अधिकार है। कंपनी के प्रशासन की देखरेख हेतु इंग्लैंड में 2 संस्थाएं, निर्देशक मंडल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, हितधारक का मंडल कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा तथा उनकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। इसके अंतर्गत पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसीज के गवर्नर एक दूसरे से स्वतंत्र थे। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। सर एलिजा इम्फे कलकत्ता स्थित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने एवं भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। कंपनी के लिए भारत में अपने राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। पीस इंडिया एक्ट 1784 यह अधिनियम कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज क्राउन के स्वामित्व के दावे पर पहला वैधानिक दस्तावेज था। इस एक्ट को ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एवं प्रशासनिक शक्तियों एवं कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। व्यापारिक क्रियाकलापों को कंपनी के निर्देशकों के हाथों में पहले की तरह रखते हुए राजनैतिक क्रियाकलापों, सैनिक, असैनिक व राजस्व संबंधी के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में 6 सदस्य नियंत्रक मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। नियंत्रक मंडल 6 सदस्यीय, चांसलर ऑफ एक्सचेकर, राज्य सचिव, 4 सदस्य प्रीवी काउंसिल के। इन सभी की नियुक्ति एवं पदोच्चित का अधिकार सम्राट को सौंपा गया था। इस प्रकार अब ब्रिटिश भारतीय उपनिवेश के 2 शासक थे, पहला कंपनी का निर्देशक बोर्ड और दूसरा नियंत्रक मंडल के माध्यम से सम्राट। यह स्थिति 1858 ईस्वी तक बनी रही। गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई। इस परिषद को भारत में प्रशासन जैसे सैन्य शक्ति, युद्ध, संधि, राजस्व एवं देशी रियासतों आदि के अधीक्षण की शक्ति प्रदान की गई। अधिनियम का महत्व। भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र घोषित किया गया। 2. ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों एवं इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। 1786 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करके अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। साथ ही गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त हुए। चार्टर एक्ट 1793। इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया तथा नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व में वेतन देने की व्यवस्था की गई। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई तथा सभी कानूनों व विनियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को प्रदान किया गया।
चार्टर एक्ट 1813। इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके कुछ प्रतिबंधों के साथ सभी अंग्रेजों को भारत से व्यापार करने की छूट मिल गई, किंतु कंपनी का चाय एवं चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार बना रहा। भारतीय राजस्व से व्यय करने के लिए नियम एवं पद्धतियां बनाई गई। इस चार्टर ने कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य बना दिया गया। ब्रिटिश संसद की अनुमति के बिना यह विधियां लागू नहीं की जा सकती थी। कंपनी को गवर्नर जनरल, गवर्नरों तथा प्रधान सेनापतियों को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। इसके लिए ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति अनिवार्य थी। कंपनी को पुनः अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों एवं राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया, किंतु यह स्पष्ट कर दिया गया कि इससे इन प्रदेशों पर क्राउन के प्रभुत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस एक्ट में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए की वार्षिक धनराशि के व्यय का प्रावधान किया गया। साथ ही भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। ये था 1813 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर अधिनियम ब्रिटिश भारत के प्रशासनिक केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। इस अधिनियम की विशेषता निम्नलिखित थी। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें सभी नागरिक एवं सैन्य शक्तियां निहित थीं। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश अधिकार वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसने मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायी शक्ति से वंचित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून, रेगुलेटरी लॉ कहा गया एवं नए कानून के तहत बने कानूनों को अधिनियम, एक्ट कहा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब यह पूर्ण रूप से प्रशासनिक निकाय बन गई। इसके अंतर्गत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारी के नियंत्रण में आ गए। चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन प्रारंभ करने का प्रयास किया। अधिनियम की धारा 87 वर्णित किया गया कि रंग, जाति तथा धर्म के आधार पर कंपनी की सेवा से भारतीयों को किसी भी पद, कार्यालय और रोजगार को प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जाएगा। कालांतर में यही धारा प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी हेतु आधार बनी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को शामिल किया गया। उसे केवल परिषद की बैठक में भाग लेने का अधिकार था, मतदान का नहीं। विधियों को संहिताकरण के लिए गवर्नर जनरल को आयोग गठित करने का प्राधिकार दिया गया। 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विधि आयोग का गठन किया गया। इस एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। अंततः 1843 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। 1853 का चार्टर अधिनियम
1793 से 1885 ईस्वी के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम चार्टर अधिनियम था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारत के लिए एक अलग 12 सदस्यीय विधान परिषद ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई। विभिन्न क्षेत्रों व प्रांतों के प्रतिनिधियों को इसका सदस्य बनाकर सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया। परिषद की इन शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाता था। विधान परिषद का प्रमुख कार्य देश के लिए विधि बनाना था, किंतु इस विधि को अधिनियम बनने के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक थी। ऐसी विधियों पर गवर्नर जनरल वीटो भी कर सकता था। इस अधिनियम के अन्य प्रावधान निम्नलिखित हैं। बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। कंपनी के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया। भारत शासन अधिनियम 1858। सन 1858 के पश्चात ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में किए गए सुधारों का मुख्य उद्देश्य 1857 के विद्रोह जैसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकना तथा साथ ही एक प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करके भारत का उपयोग ब्रिटिश औपनिवेशिक हित में करना था। अधिनियम की विशेषताएं। इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। वह वायसराय भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल और निर्देशक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर भारत में द्वैध शासन प्रणाली का अंत कर दिया। एक नए पद भारत के राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था, जो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। भारत सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया की सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक भारत परिषद की स्थापना की गई। इस परिषद का मुख्य कार्य भारत सचिव को भारत के शासन के कार्य में परामर्श और सहायता देना था। अर्थव्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाओं के विषय में भारत सचिव भारत परिषद की राय को मानने के लिए बाध्य था। अन्य सभी विषयों पर वह उसकी राय को मानने से इनकार कर सकता था। उसे अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट ब्रिटिश संसद के समक्ष अनिवार्यतः प्रस्तुत करनी पड़ती थी। 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश महारानी की घोषणा को भारतीय शिक्षित वर्ग ने अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा। भारत परिषद अधिनियम 1861। का भारतीय परिषद अधिनियम भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास में 2 कारणों में विशेष महत्व रखता है।
इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल कर उन्हें विधायी कार्यों में सहयोग करने का अधिकार प्रदान किया गया तथा गवर्नर जनरल की विधायी शक्तियों को विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया गया। प्रांतीय विधान परिषदों को विधि निर्माण का अधिकार कर दिया गया प्रदान किया गया, जिससे प्रांतीय स्वायत्तता का प्रारंभ हुआ। गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद का विस्तार करते हुए इसमें विधि विशेषज्ञ के रूप में एक 5वां सदस्य शामिल किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद को विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त थी। इस उद्देश्य के लिए केंद्रीय विधान मंडल में न्यूनतम 6 सदस्य तथा अधिकतम 12 सदस्य नामांकित किए जा सकते थे। इन नामांकित सदस्यों में से आधे सदस्य गैर सरकारी थे। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने 1862 ईस्वी में नवगठित केंद्रीय विधान परिषद में निम्नलिखित 3 भारतीयों को नियुक्त किया: पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह, बनारस के राजा देवनारायण सिंह तथा सर दिनकर राव। लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की। इस अधिनियम के अनुसार बम्बई और मद्रास की विधान परिषदों को कानून बनाने व उसमें संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई। इस अधिनियम द्वारा उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र पंजाब तथा बंगाल में नई विधान परिषदों की स्थापना की गई। गवर्नर जनरल को अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, जो आपातकाल में 6 माह तक प्रभावी रह सकता था। उपयुक्त विशेषताओं के होते हुए भी इस अधिनियम में निम्नलिखित कमियां थीं। विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की कोई प्रभावी भूमिका नहीं थी। वे न तो कोई प्रश्न पूछ सकते थे और न ही बजट पर चर्चा कर सकते थे। गवर्नर जनरल केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों द्वारा पारित किसी विधेयक पर निषेधाधिकार अर्थात वीटो का प्रयोग कर सकता था। साथ ही ब्रिटिश संसद किसी भी विधि को अस्वीकार कर सकती थी। तो दोस्तों, इस पार्ट में हम यहीं तक रखते हैं। अगले पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।